हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लाइन कंसेप्ट। कैसे हैं आप सभी स्टूडेंट्स? मैं उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स पिछले वाले लेक्चर तक हमने बात कर ली थी आपसे और हमने लाइन के कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझा है पिछले 7-8 लेक्चर्स में। और स्टूडेंट्स ये बात है कि जो लाइन का एक एक टॉपिक है हमने आपके सामने बहुत ही डिटेल में उसको डिस्कस किया है और क्वेश्चंस भी वैसे ही आपको दिए हैं करने के लिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूं उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से समझ पाएं उन अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस को करके। स्टूडेंट्स तो पूरी तरह से डेडिकेशन दिया जा रहा है यहाँ पर आपको पूरी तरह से समझाने के लिए। स्टूडेंट्स आज हमारा जो है नया टॉपिक है जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्लेन। हिंदी में कहते हैं समतल। और हम इस पर भी, जैसे कि हमने लाइन पर खूब सारे टॉपिक्स पढ़े स्टूडेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने लाइन की इक्वेशंस पढ़ी, कितने टाइप्स होते हैं हमने ये बात करी स्टूडेंट्स। और उसके बाद में हमने लाइंस के बीच में एंगल को निकालना सीखा एंड सो ऑन, हमने और भी बातें करी। तो स्टूडेंट्स उसी तरह से हम लोग आज प्लेन भी पढ़ेंगे और एक एक करके हम लोग इस पर भी टॉपिक्स देखने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए बाकी बातें आपसे लेक्चर में ही करते हैं। चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। यस स्टूडेंट्स, नाउ द टॉपिक इज प्लेन, मतलब कि समतल। तो स्टूडेंट्स होता क्या है पहले समझेंगे हम कि क्या होता है प्लेन। देखिए स्टूडेंट्स, इसकी दो डेफिनेशंस मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए पहली डेफिनेशन जो बिल्कुल इजी है और हमारी बनाई हुई है वो क्या है कि ग्रुप ऑफ लाइंस इज कॉल्ड प्लेन। अब समझिए इस बात को कि अगर बहुत सारे लाइंस, देखिए एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये हो गई, एक लाइन ये, 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 तो बहुत सारी लाइंस अगर एक साथ आ जाएं तो एक सरफेस बना देंगी। क्या बना देगी? एक सरफेस बना देगी एंड दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन स्टूडेंट्स। ठीक है, दैट सरफेस इज कॉल्ड प्लेन। अगर बहुत सारे लाइंस को मैं एक साथ रख दूं तो जो सरफेस आएगा उस सरफेस को हम कहते हैं प्लेन। ऐसा समझ सकते हैं आप कि आपने बहुत सारे बैम्बूज ले लिए, बांस ले लिए बहुत सारे, और उन बैम्बूज को आपने क्या कर दिया? पास पास में जमा दिया। बहुत सारे बैम्बूज को लेकर हमने जमा दिया। तो देखिए स्टूडेंट्स कितने सारे बैम्बूज हैं मेरे पास में, ये इतने सारे बैम्बूज हैं। और जैसे जैसे बैम्बूज बढ़ाता जाऊंगा ये सरफेस क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्या हो रहा है? एक सरफेस बन रहा है। समझ रहे हैं आप बात को? एक सरफेस बन रहा है और इसी सरफेस को हम लोग प्लेन कहते हैं स्टूडेंट्स। ये डेफिनेशन आपको किसी भी बुक वगैरह में नहीं मिलेगी, तो ये डेफिनेशन है एक समझने के लिए। ठीक है, दूसरी डेफिनेशन की बात करूं, समझिएगा बड़े ध्यान से, जो आपको बुक्स वगैरह में मिलेगी, कि अगर कहीं पर हम 2 पॉइंट्स लगा दें और 2 पॉइंट से क्या मिलेगी? अगर कहीं पर हम 2 पॉइंट्स लगा दें P एंड Q और उनको जोड़ने पर हमें एक लाइन इस तरह मिले, क्या? इस तरह मिले जो हमेशा एक दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो। क्या कह रहा हूं मैं? कि किसी सरफेस पर 2 पॉइंट इस तरह लगा दिए जाएं कि उनसे बनने वाली लाइन हमेशा किसी दूसरी लाइन के परपेंडिकुलर हो, ऑलवेज। तो वो जो सरफेस हम ले रहे हैं उस सरफेस को हम कहेंगे प्लेन स्टूडेंट्स। क्या कहेंगे? प्लेन कहेंगे। और जो परपेंडिकुलर आप लाइन ले रहे हो, जिसके परपेंडिकुलर ये है, दैट मीन्स ये। अब इसको तो मैं बोर्ड पर लिख नहीं सकता, तो हम इसको इस तरह से बना देते हैं। तो वो परपेंडिकुलर लाइन होगी, उसको हम लोग एन वेक्टर से डिनोट करेंगे और ये एन वेक्टर कहलाएगा हमारा नॉर्मल स्टूडेंट्स। क्या कहलाएगा? नॉर्मल कहलाएगा। चलिए डेफिनेशन लिख लेते हैं इसकी भी एक बार, कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी। इन अ सरफेस द लाइन प्रोड्यूस्ड बाय द 2 पॉइंट्स इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू एन अदर लाइन, then this surface is called plane and the perpendicular line is called normal students। तो ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी।
अब देखते हैं हिंदी मीडियम वाले बच्चे क्या लिखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको डेफिनेशन दिखा देता हूँ, ये आप डेफिनेशन लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स की प्लेन की जो इक्वेशन होती है उसके बारे में। तो स्टूडेंट्स बेसिकली 3 टाइप से इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाली जाती है। मैं आपको डायरेक्टली बोर्ड पर दिखा देता हूँ स्क्रीन पर, देखिएगा स्टूडेंट्स। पहले इंग्लिश वाले देखिए बच्चे कि अ प्लेन इज डिटरमाइंड यूनिकली इफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इज नोन। इन तीनों कंडीशंस के अंदर से अगर कोई एक भी कंडीशन आपको पता है तो आप किसी प्लेन का इक्वेशन निकाल सकते हैं। फर्स्ट कंडीशन देखिए, द नॉर्मल टू द प्लेन, प्लेन का जो नॉर्मल है वो, एंड इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन इज गिवन, दैट इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। तो पहला जो नंबर है हमारा वो कौन सी इक्वेशन है स्टूडेंट्स, देखिएगा ध्यान से। फर्स्ट है हमारे पास में नॉर्मल फॉर्म, प्लेन की नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन। और ये कैसे निकलेगी, जब हमें कोई भी प्लेन हो उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई हो, जिसे हम डी कह सकते हैं, उस प्लेन की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस दी हुई हो, और स्टूडेंट्स हमें इस जो प्लेन आपको दिया हुआ है इसका नॉर्मल आपको पता हो, तो आप प्लेन की इक्वेशन निकाल सकते हैं। दूसरे पॉइंट पर नजर डालिए, देखिए इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। दूसरा क्या कह रहा है कि इट पासेस थ्रू अ पॉइंट एंड इज परपेंडिकुलर टू द गिवन डायरेक्शन, कि एक प्लेन आपके पास में है, वो प्लेन किसी पॉइंट से पास हो, सपोज दैट कि P है x1, y1, z1, कि किसी पॉइंट से पास हो और किसी दी हुई डायरेक्शन, कोई दी हुई डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, उसके क्या हो स्टूडेंट्स, परपेंडिकुलर हो। मतलब कि कुछ इस टाइप से दी हुई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर हो, इस तरह से परपेंडिकुलर। तो हम सेकंड कंडीशन में भी इक्वेशन ऑफ प्लेन निकाल सकते हैं। थर्ड कंडीशन पे जरा सी नजर डालिए, क्या कह रहा है कि इट पासेस थ्रू द 3 गिवन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अगर कोई प्लेन है आपके पास में, कोई प्लेन है वो 3 पॉइंट्स से पास हो रहा है, P, Q एंड R, कोई 3 पॉइंट से पास हो रहा है, तो हम प्लेन की इक्वेशन को फाइंड कर सकते हैं स्टूडेंट, ठीक है। नाउ वी शैल फाइंड द वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द प्लेन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखते हैं, सबसे पहला जो हमारा पॉइंट है आज का, उसका नाम है नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एवरीवन, हमारा जो पहला टॉपिक है इक्वेशन ऑफ प्लेन का, वो है इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, जब स्टूडेंट्स अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारे पास में x एक्सिस है, ये हमारे पास में y एक्सिस है, एंड दिस इज कॉल्ड द z एक्सिस। अगर कोई प्लेन है स्टूडेंट्स, अब सीधी सी बात है कि प्लेन जो होगा वो 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में होगा। तो अगर कोई प्लेन हमारे पास में है, उस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस अगर हमें पता है, जैसे कि ये प्लेन है और यहाँ से मैं डिस्टेंस मेजर कर रहा हूँ, अगर इस प्लेन की ओरिजिन से डिस्टेंस जो कि d है, अगर हमें ये पता है। दूसरी बात, इस प्लेन का जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, वो हमें पता है, क्या है, नॉर्मल हमें पता है, तो हम इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। और कैसे फाइंड करते हैं वो देखिए। सबसे पहले हम लिखेंगे व्हेन वी हैव द नॉर्मल ऑफ द प्लेन n vector and distance from the origin is given, then we find out the equation of plane इन नॉर्मल फॉर्म, ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म। देखिए नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू d, ये होती है स्टूडेंट्स नॉर्मल फॉर्म। और नॉर्मल फॉर्म बेसिकली क्या होती है, वेक्टर फॉर्म होती है स्टूडेंट्स, ठीक है।
वेक्टर फॉर्म होती है। आर क्या है? पोजीशन वेक्टर है। एन कैप क्या है? जो एन वेक्टर आपको दिया हुआ है, मतलब कि नॉर्मल का जो वेक्टर आपको दिया हुआ है उसका यूनिट वेक्टर आप निकालेंगे और यहां पुट करेंगे, और जो प्लेन की डिस्टेंस आपको दी हुई है ओरिजिन से वो आप यहां पुट करेंगे। जैसे ही आप दोनों चीजें यहां पर पुट करेंगे आपको क्या मिल जाएगा? नॉर्मल फॉर्म मिल जाएगी उस प्लेन की। इक्वेशन के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्टूडेंट्स देखिएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन which is placed from the origin at 6/√2 units and its normal is 2i cap minus 3j cap plus 4k cap। स्टूडेंट्स सबसे पहले आपको एक स्टार मार्क करके एक पॉइंट लिखवाना चाहूँगा कि जब भी आप 3D का क्वेश्चन करेंगे तो आप डायग्राम कंपलसरी बनाएंगे। अगर आप डायग्राम नहीं बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने मार्क्स को लूज कर रहे हैं। तो स्टार पॉइंट इस क्वेश्चन में मत लिखना, लेकिन लिखवा रहा हूँ डायग्राम कंपलसरी, डायग्राम कंपलसरी। और इसका फायदा बताऊं आपको, पहली बात तो ये कि नियम है कि डायग्राम बनना जरूरी है। दूसरी बात ये कि आगे जैसे जैसे हम लोग प्लेन के क्वेश्चन करते जाएंगे आपको डायग्राम की ज़रूरत पड़ती जाएगी। जैसे ही आपने डायग्राम ड्रॉ कर दिया आपको पता लग जाएगा कि मुझे क्वेश्चन में करना क्या है। समझ रहे हैं आप बात को? बच्चे इसलिए कंफ्यूज होते हैं क्योंकि वो डायग्राम नहीं बनाते हैं। तो भिड़ते ही क्या करो? डायग्राम बनाओ। अब देखिए स्टूडेंट्स, क्या कर रहा हूँ, मुझे दिया हुआ है एक प्लेन। तो भैया मुझे एक बात पता है कि मुझे क्या बनाना है, मुझे एक डायग्राम बनाना है। चाहे मैं ऐसा नहीं बनाकर अगर ऐसा भी बनाऊं, कैसा? जैसे कि कोई प्लेन है मेरे पास में, उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस स्टूडेंट्स जिसे मैं डी कहता हूं, वो मुझे दी हुई है कितनी? 6/√29। वो मुझे दिया हुआ है 6/√29। और इस प्लेन का जो नॉर्मल है स्टूडेंट्स, इस प्लेन का जो नॉर्मल है वो है एन वेक्टर। वो हमें दिया हुआ है स्टूडेंट्स कितना? 2i कैप माइनस 3 ऑफ जे कैप प्लस ऑफ 4 के कैप, ये हमें दिया हुआ है। दूसरी बात स्टूडेंट्स, आपको एक बात बता दूं कि जब भी हम लोग प्लेन से डिस्टेंस लेते हैं वो प्लेन से डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है। ये बात आपको पता होनी चाहिए। कभी भी किसी चीज से अगर आप डिस्टेंस मेजर कर रहे हो ना तो वो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होती है। ये बिना बताए ही मानकर चलना, ठीक है? तो हमारे पास में दो इंफॉर्मेशन आ गई। देखिए सॉल्यूशन के अंदर सबसे पहले मेरे को डी दिया हुआ है 6/√29, ठीक है? मेरे पास में एन वेक्टर दिया हुआ है कितना? 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। क्या होती है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर्म r डॉट एन कैप इक्वल टू डी, यानी कि मुझे एन कैप को फाइंड करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स? एन कैप इज इक्वल टू, कैसे फाइंड करते हैं? 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप। हमने अच्छे से सीखा है वेक्टर में नीचे की तरफ n का मैग्नीट्यूड, मतलब कि 2 का स्क्वायर प्लस ऑफ माइनस 3 स्क्वायर प्लस ऑफ 4 स्क्वायर। स्टूडेंट्स समझ में आया? सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है। यहाँ पर हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ करने की कोशिश करते हैं, ये आपने लिख लिया होगा। यहाँ देखिए एन कैप इज इक्वल टू स्टूडेंट्स 2i कैप डिवाइडेड बाय 2 2 ज़ा 4, 3 3 ज़ा 9, मतलब कि 13 प्लस 4 4 ज़ा 16, मतलब क्या आएगा? √29 स्टूडेंट्स, माइनस ऑफ 3j कैप डिवाइडेड बाय √29 प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29। तो ये हमारे पास में n कैप आ गया। हम लिखेंगे इसके बाद में इक्वेशन ऑफ अ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म। क्या पढ़ी थी अभी? r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू डी, ये होती है। r कैप की जगह पर तो r कैप रखो, n कैप की जगह पर हमने निकाल दिया है स्टूडेंट्स 2i कैप प्लस √29 3j कैप डिवाइडेड बाय √29 प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय √29 इज इक्वल टू स्टूडेंट्स डी का वैल्यू कितना है हमारे पास में? 6/√29। तो यस स्टूडेंट्स, दिस इज आवर नॉर्मल फॉर्म इक्वेशन ऑफ अ प्लेन स्टूडेंट्स, ठीक है? और कैसा रूप है इसका, कैसी सिचुएशन है इसकी? यह है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है? वेक्टर इक्वेशन। इक्वेशन कैसी है?
नॉर्मल फॉर्म है। मतलब आपसे कोई पूछे कि इक्वेशन का फॉर्म कौन सा है तो आप कहेंगे नॉर्मल फॉर्म। टाइप कौन सा है तो आप कहेंगे वेक्टर इक्वेशन है। और वेक्टर इक्वेशन हमें निकल गई तो हम कौन से निकालते हैं इसके बाद में, हम निकालते हैं कार्टेशियन इक्वेशन। तो चलिए स्टूडेंट्स कार्टेशियन इक्वेशन निकालते हैं। कार्टेशियन फॉर्म जैसा कि मैंने आपको पहले सिखाया था निकालना, कार्टेशियन फॉर्म में हम क्या करेंगे, पुट आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इन द वेक्टर इक्वेशन। हम क्या कर रहे हैं, वेक्टर इक्वेशन में पुट कर रहे हैं r इज इक्वल टू दिस। चलिए पुट करिए यहाँ पर एक्स आई कैप वाई ऑफ जे कैप प्लस ऑफ जेड के कैप, ये ब्रैकेट को क्लोज किया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ 2i कैप डिवाइडेड बाय रूट 29 डिवाइडेड बाय रूट 29 माइनस 3j कैप अपॉन रूट 29 प्लस 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू 6 रूट 29। चलिए इनको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए कैसे, आई कैप का आई कैप वाली टर्म से मल्टीप्लाई होगा तो 2x डिवाइडेड बाय रूट 29 माइनस y को इससे, इस वाली टर्म को हम लोग इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 3y डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 और इस वाली टर्म को हम थर्ड टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 4z डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 और स्टूडेंट्स इक्वल टू में हमें मिलेगा 6 अपॉन रूट 29। यहाँ से 1 अपॉन रूट 29 कॉमन लेके अगर मैं काट दूँ, कैंसिल कर दूँ, क्या बताना चाह रहा हूँ, 1 अपॉन रूट 29 यहाँ से कॉमन ले लिया तो बनेगा 2x माइनस 3y प्लस 4z डिवाइडेड बाय, चलिए इसको अपन काटते नहीं है, हम लोग डायरेक्टली देखते हैं एक बार स्टूडेंट्स। तो ये हमें जो मिला है स्टूडेंट्स, ये हमें जो मिला है ये हमारी होती है कार्टेशियन इक्वेशन, ये होती है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन। अब कंसेप्ट समझाता हूँ स्टूडेंट्स आपको एक बात का, बड़े ध्यान से समझिएगा क्या बताना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉक विद अस, जो बताने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनिएगा क्या बताना जा रहा हूँ स्टूडेंट्स। हमें क्या दिया हुआ था, एन वेक्टर, हमें एन वेक्टर क्या दिया हुआ था, हमें एन वेक्टर दिया हुआ था 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। यह हमें क्या दिया हुआ था स्टूडेंट्स, एन वेक्टर दिया हुआ था। समझो मेरी बात को, अगर मैं इस एन वेक्टर का एन कैप निकालता हूं तो हमें यह वाला वेक्टर मिलता है। इतनी बात समझ में आती है, समझना बड़े ध्यान से, जब तक आप समझोगे नहीं तब तक फील नहीं कर पाओगे और प्लेन को फील करना जरूरी है, ठीक है। एन वेक्टर ये है, एन कैप से ये वाला वेक्टर मिलेगा। आप ध्यान से देखें तो एन कैप जो निकलता है वो डायरेक्शन कोसाइन से निकलता है। सोच कर देखिए, एन वेक्टर तो किससे निकलता है, डी आर से। कैसे पता किया, इसके डायरेक्शन रेशो देखें और इनका एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू देखा, 1 आया नहीं आया, वेक्टर में पढ़ा था। लेकिन स्टूडेंट्स 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर और 4 का स्क्वायर करने पर 1 नहीं आता है, इसका मतलब ये डी आर वैक्टर है। और जैसे ही हमने इससे एन कैप निकाला तो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है और इसका मैग्नीट्यूड क्या आएगा, 1 आएगा। स्टूडेंट्स समझ रहे हैं मेरी बात को, आप ध्यान से गौर करें तो ये तो वेक्टर इक्वेशन थी और इससे ही हमने कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड किया। और ध्यान से देखेंगे तो ये वही है जो यहाँ लिखे हुए हैं, देखिए 2 अपॉन रूट 29 2 अपॉन रूट 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29 4 अपॉन रूट 29। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू d इज द कार्टेशियन इक्वेशन। क्या है स्टूडेंट्स, इज द कार्टेशियन इक्वेशन के किसी प्लेन के नॉर्मल के अगर आपको L पता है, M पता है, N पता है, L मतलब M मतलब N मतलब कि उसके, जैसे कि ये प्लेन है, ये अगर आपके पास में प्लेन है तो ये अगर आपके पास में N वेक्टर है
तो इस n वेक्टर के अगर आपको डीसीज पता है, मतलब कि एल एम एन पता है, तो आप डायरेक्टली ये वाली इक्वेशन लगाकर कार्टेशियन इक्वेशन निकाल सकते हैं। और अगर आपको n वेक्टर पता है तो आप यहां से n कैप लगाकर वेक्टर इक्वेशन यानी कि नॉर्मल फॉर्म फाइंड कर सकते हैं। समझ में आया स्टूडेंट्स? इस तरह से हम लोग यहाँ पर दो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, यही समझिए आप बात को। अगर आपको प्लेन की इक्वेशन दे दे इसकी, समझिए बातों को बड़े ध्यान से, कि ये आपको प्लेन की इक्वेशन दी हुई है और आपको कह दे कि इसको आप कन्वर्ट कीजिए कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर, तो क्या आप कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टूडेंट्स? देखिए क्या करना है, सिंपल सा, कुछ नहीं करना है। जो आपको दिया हुआ है ये वेक्टर इक्वेशन, वो आपको किस फॉर्म में दी हुई है? r डॉट एन कैप इक्वल टू डी। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि r की जगह r है, क्या n कैप की जगह पर n कैप है? अगर यहां पर n कैप है, यहां पर n कैप है, तो उसके i का कोफिशिएंट उठाओ, x लगा दो, j का कोफिशिएंट उठाओ, y लगा दो, k का कोफिशिएंट उठाओ, z लगा दो, और इक्वल टू के अंदर जो दिया हुआ है ऐसे कैसे लिख दो। तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो स्टूडेंट्स वेक्टर इक्वेशन टू कार्टेशियन इक्वेशन। ये चीज़ थोड़ी सी एनालाइज करने की है, समझ रहे हैं मेरी बात को? अच्छा, ऐसे अगर मैं आपसे बात करूं स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन के माध्यम से कि कन्वर्ट द इक्वेशन r वेक्टर डॉट दिस इक्वल टू 42 इन कार्टेशियन इक्वेशन, तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, हमें इस वाली इक्वेशन को कन्वर्ट करना है कार्टेशियन इक्वेशन के अंदर। अभी अभी आपको बताया था कि ये देखिए i का कोफिशिएंट लीजिए, आगे x लगा दीजिए, j का कोफिशिएंट लीजिए, आगे y लगा दीजिए, k का कोफिशिएंट लीजिए, आगे की तरफ z लगा दीजिए, इक्वल टू के अंदर जो दिया हुआ है वो ही आप लिख दीजिए। तो इस तरह से आप कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। ऐसे करेंगे आप, ठीक है? नहीं, दिस इज द रॉन्ग आंसर, दिस इज द रॉन्ग आंसर। एक भी नंबर नहीं मिलेगा, एक भी। अब देखिए गलत क्यों है। पहले आप स्टूडेंट्स जो आपको इक्वेशन दी हुई है उसको चेक करो, क्या वो स्टैंडर्ड नॉर्मल इक्वेशन के अंदर है? स्टैंडर्ड नॉर्मल इक्वेशन होती है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू डी, ये होती है। तो मैंने देखा कि r की जगह पर r है, क्या ये n कैप है? अगर ये n कैप है तो इसका मैग्नीट्यूड 1 आना चाहिए। n कैप का मतलब यूनिट वेक्टर होता है स्टूडेंट्स, तो क्या ये n कैप है? अगर ये n कैप है तो इक्वल टू वाला d होना चाहिए। भाई यहां तो नंबर ही मिलेगा सीधा सीधा। हमें क्या चेक करना है, क्या ये n कैप है? अगर ये n कैप है तो हाँ, ये आंसर आपका सही है। लेकिन क्या ये n कैप है? हम चेक करते हैं एक बार साइड में। देखिए इसको लाकर 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और इसका मैं मैग्नीट्यूड निकालता हूं एक पल के लिए। मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट्स, कैसे निकालेंगे? 3 3 9, 2 2 4 एंड प्लस 3 3 9। हमने देखा कि यहाँ पर आया हमारे पास में √22 एंड दिस इज नॉट इक्वल टू 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 1। तो हमें जो ये दिया हुआ है ना स्टूडेंट्स, दिस इज नॉट द n वेक्टर, n कैप, सॉरी, दिस इज नॉट द n कैप। ये हमारे पास में n कैप नहीं है। समझ रहे हो आप बात को? तो अब मेरी बात ध्यान से समझिए। ये आपको इक्वेशन दी हुई है स्टूडेंट्स, ये आपको इक्वेशन दी हुई है r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस का 3k कैप इज इक्वल टू 42। दिस इज नॉट द n कैप, दिस इज ओनली n वेक्टर। समझिए बात को? तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे n कैप के अंदर, ठीक है? कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे LHS एंड RHS के अंदर, ठीक है? LHS एंड RHS के अंदर। तो मैं लिखूंगा यहाँ पर डिवाइड बाय √22 बोथ साइड्स डिवाइड कर दिया। तो r वेक्टर डॉट 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस ऑफ 3k कैप डिवाइडेड बाय √22 इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय √22। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ सबके नीचे अलग अलग √22, यानी कि इस तरह से √22, √22 एंड √22। समझ में आया स्टूडेंट्स? हाँ, अब मैं चेक करूं इसकी बात को, तो हाँ
ये क्या है स्टूडेंट्स, अब ये एक एन कैप है और ये जो इक्वेशन आपके पास में आई है दिस इज इन द फॉर्म ऑफ दिस इक्वेशन। अब ये स्टैंडर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इक्वल टू डी में है अब ये। तो जैसे ही आप इसको एन कैप में कन्वर्ट करेंगे अब आप इसको कार्टेशियन फॉर्म में लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। अब आप इसको कार्टेशियन इक्वेशन लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, ये रहा आई का कोफिशिएंट 3/√22 एक्स प्लस 2/√22 जे कैप माइनस 3/√22 के कैप। सॉरी के कैप थोड़ी ना लिखेंगे, जे की जगह पर लिखेंगे y और k की जगह पर लिखेंगे z इज इक्वल टू ये हमारा है d, तो 42 डिवाइडेड बाय √22। समझ में आया एवरीवन? तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप कि आप समझ पाए मैंने क्या आपको समझाने की कोशिश करी है। दूसरी बात समझिए बड़े ध्यान से कि आपको बोल दिया कन्वर्ट द इक्वेशन इन कार्टेशियन इक्वेशन एंड फाइंड द डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम ओरिजिन। इस प्लेन की इक्वेशन फाइंड कीजिए ओरिजिन से। तो स्टूडेंट्स क्या होती है वो होती है डी, आई डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, आई डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, यही होती है। तो अगर हम इक्वेशन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दें और कंपेयर कर ले तो हमें डी का वैल्यू मिल जाएगा। देखिए हमने इस इक्वेशन को उठाकर स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया था। करने के बाद देखिए आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये है हमारा डी। तो अगर हमसे डी इज इक्वल टू 42 डिवाइडेड बाय √22, तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से हम लोग यहाँ पर डी का वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपसे एन वेक्टर पूछ ले तो कौन सा वेक्टर हमें देना है और एन कैप वेक्टर पूछ ले तो किस तरह से हमें कन्वर्ट करना है इक्वेशन को, ये बात आपके समझ में आई होगी स्टूडेंट्स। इसे हम कहते हैं नॉर्मल फॉर्म में प्लेन की इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चंस। चलिए कुछ क्वेश्चंस और देखते हैं स्टूडेंट्स ताकि कंसेप्ट को और अच्छे से क्लियर समझ सकें। तो देखिए स्टूडेंट्स नजर डालते हैं थोड़ा सा क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन विच इज सिचुएटेड एट 6/√29 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन एंड इट्स नॉर्मल इज 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 4k कैप। तो इतनी बात आपसे कर रहा है। एक बात आपको सोचने की है यहाँ पर कि जो इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है वो क्या दी हुई है कि हमारे पास स्टूडेंट्स कोई प्लेन है, हमारे पास स्टूडेंट्स कोई प्लेन है और वो ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो हमें दी हुई है दैट इज 6/√29 एंड ऑल्सो हमें इस प्लेन का नॉर्मल दिया हुआ है स्टूडेंट्स। क्या दिया हुआ है, नॉर्मल दिया हुआ है। तो हम जो इक्वेशन फाइंड करेंगे बेसिकली वो कौन से फॉर्म में फाइंड करेंगे, वो हम नॉर्मल फॉर्म में फाइंड करेंगे। कहीं भी लिखा हुआ नहीं है क्वेश्चन में कि आप नॉर्मल फॉर्म में फाइंड कीजिए, लेकिन यहाँ हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि हम कौन सी इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं, नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन फाइंड कर रहे हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई आपकी बात? यहाँ देखिए ये है एक्स एक्सिस, ये है वाई एक्सिस, ये है जेड एक्सिस स्टूडेंट्स, और ये है हमारा प्लेन। चलिए स्टूडेंट्स यहाँ लिखते हैं सॉल्यूशन, और हमारे पास में दी हुई है डी का वैल्यू दिया हुआ है 6/√29 एंड हमारे पास में एन वेक्टर का वैल्यू दिया हुआ है 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस 4 ऑफ k कैप। हम जानते हैं स्टूडेंट्स कि इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म, इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म क्या होती है, आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, ये होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे पास जो एन वेक्टर दिया हुआ है, चेक कीजिए क्या वो एक यूनिट वेक्टर है। चलिए देखते हैं साइड में, ये रहा एन वेक्टर 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप। हमने एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ पर निकाला, मैग्नीट्यूड हमने यहाँ पर निकाला, क्या आएगा 2 2 ज़ा 4 प्लस 3 3 ज़ा 9 प्लस 4 4 ज़ा 16। तो यहाँ पर हमारे पास में जो वैल्यू आएगा दैट इज कॉल्ड 29 एन कैप वेक्टर का मैग्नीट्यूड। इट इज़ नॉट इक्वल टू 1, ये 1 नहीं है,
तो इसका मतलब हमारा जो n वेक्टर है ये एक यूनिट वेक्टर नहीं है, हमें n कैप यहाँ पर फाइंड करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, n कैप इज इक्वल टू n वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ओके, इज इक्वल टू क्या है n वेक्टर, 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस 4k कैप स्टूडेंट्स, डिवाइडेड बाय n वेक्टर का मैग्नीट्यूड अभी अभी हमने निकाला रूट ऑफ 29। नाउ द इक्वेशन इज और क्या करेंगे, r वेक्टर की जगह पर r वेक्टर, n कैप की जगह पर ये वाला वैल्यू 2i कैप माइनस ऑफ 3j कैप प्लस ऑफ 4k कैप डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 29 इज इक्वल टू डी का वैल्यू क्या दिया हुआ है 6 अपॉन रूट में 29। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग यहाँ पर वैल्यू को फाइंड करेंगे इन द नॉर्मल फॉर्म। स्टूडेंट्स समझ में आई बात, ये चीज़ आप लिख लेना क्योंकि ये हमने चेक किया था। एक चीज़ दिखाना चाहूँगा आपको, देखिए अगर मैं बात करूँ स्टूडेंट्स इन कार्टेशियन फॉर्म, इन कार्टेशियन फॉर्म, तो हम कैसे निकालेंगे, क्या होता है कार्टेशियन फॉर्म का फॉर्मूला, Lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। स्टूडेंट्स L m n का वैल्यू क्या है, दैट इज 2 अपॉन रूट 29 माइनस 3 अपॉन रूट 29 एंड 4 अपॉन रूट 29। चलिए लिखते हैं 2 अपॉन रूट में 29 x लगा देंगे प्लस स्टूडेंट्स m का वैल्यू है माइनस का 3 अपॉन रूट 29, तो यहाँ लिखिए माइनस 3 अपॉन रूट 29 y प्लस 4 अपॉन रूट 29, 4 अपॉन रूट 29 z दैट इज इक्वल टू d का वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, दिस इज 6 अपॉन रूट 29, 6 अपॉन रूट 29। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम लोग यहाँ पर कार्टेशियन इक्वेशन को फाइंड भी कर लेंगे। स्टूडेंट्स चलिए ये समझ में आया आपके, हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए स्टूडेंट्स देखिए आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन है, फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। देखिए स्टूडेंट्स क्या कहना चाह रहा है कि हमारे पास में एक प्लेन है, देखिए किस तरह से, दिस इज दैट 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री x y एंड z। हमारे पास में एक प्लेन है स्टूडेंट्स, अब समझिएगा बात को कि हमें इस प्लेन के ऊपर एक नॉर्मल है जो कि कहाँ से पास हो रहा है, वो 0 0 0 यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है। स्टूडेंट्स कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एन वेक्टर। समझ सकते हैं आप। तो क्या फ़र्क पड़ता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब तक हमने सीखा है कि एन वेक्टर इस तरफ जा रहा था, अरे भैया इस तरफ आ सकता है, कोई बात नहीं है, बस परपेंडिकुलर होना चाहिए, सीधी सी बात। और यही बात कह रहा है कि फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन आर वेक्टर दिस पासिंग थ्रू द ओरिजिन। और ये कहाँ से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास हो रहा है। अरे तो भैया कहीं से भी पास हो जाए उससे हमें मतलब ही नहीं है, hमें तो इस एन वेक्टर के डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं। तो स्टूडेंट्स आपको पता है, सॉल्यूशन देखिए, इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, इक्वेशन ऑफ प्लेन देखिए क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है आर वेक्टर डॉट 6i कैप माइनस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप प्लस 1 इज इक्वल टू 0। स्टूडेंट्स क्या करते हैं हम लोग कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, दिस इज कॉल्ड आर वेक्टर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, यही होता है, जहां पर एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है। यहां पर मैंने चेक किया कि क्या ये यूनिट वेक्टर है, मुझे पता लगा कि नहीं ये तो यूनिट वेक्टर नहीं है। तो इसका मतलब हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा यूनिट वेक्टर में, और इस 1 को भी उधर लेकर जाना पड़ेगा ताकि हम लोग डी की जगह पर वैल्यू को लिख सकें। देखिए सबसे पहला काम मैंने क्या किया, आर वेक्टर इज इक्वल डॉट 6i कैप माइनस 3j कैप माइनस 2k कैप, ये काम मैं कर रहा हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। इस 1 को मैं उस तरफ ले गया स्टूडेंट्स, तो ये आया -1। अब आपको एक चीज़ दिमाग लगानी है कि अगर मैं इस इक्वेशन से इसको थोड़ा सा कंपेयर करूं तो आप देखेंगे स्टूडेंट्स
कि इक्वल टू के इस तरफ डी का वैल्यू आता है। किसका वैल्यू आता है? डी का वैल्यू आता है, और डी का वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकता। तो इसका मतलब हम इसको पॉजिटिव बनाएंगे स्टूडेंट्स। क्या करेंगे? पॉजिटिव बनाएंगे। तो हम दोनों तरफ नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे। आर वेक्टर 6i कैप माइनस ऑफ 3j कैप माइनस ऑफ 2k कैप इज इक्वल टू स्टूडेंट्स, यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये तो प्लस बन गया, +1। यहाँ बना स्टूडेंट्स आर वेक्टर डॉट 6i कैप की जगह पर -6i कैप, यहाँ पर +3j कैप, और यहाँ पर प्लस का 2k कैप। हमने वेक्टर सही लिया है ना? यस, हमने वेक्टर बिल्कुल सही लिया है। ओके, तो एट लास्ट हमारे पास में ये इक्वेशन आ गई स्टूडेंट्स। अब दिस इज नॉट द एन कैप, तो अब हम इसको एन कैप में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसका मैग्नीट्यूड क्या है? इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ये एन वेक्टर है हमारे पास में, दिस इज कॉल्ड एन वेक्टर, और एन वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाला 36, 6 का स्क्वायर 36, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4। चलो भैया, तो एन वेक्टर इज इक्वल टू कितना है स्टूडेंट्स? हमारे पास में 49 आ गया, और रूट लेंगे तो आ जाएगा 7। तो 7 आया इसका मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ 7 से डिवाइड कर दीजिए। लिखिए, देखिए, डिवाइड बाय 7 बोथ साइड्स। लिखा मैंने आर वेक्टर डॉट -6i कैप 3j कैप प्लस ऑफ 2k कैप इज इक्वल टू 1/7, और इस तरफ भी स्टूडेंट्स 1/7। अगर मैं बात करूं आर वेक्टर 6/7i कैप 3/7j कैप और 2/7k कैप इज इक्वल टू 1/7 स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास में आ चुकी है स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि इससे आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स। समझ में आई मेरी बात? क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में कि प्लेन के ऊपर से जो नॉर्मल जाता है वो एक यूनिट वेक्टर है, कोसाइंस ऑफ द यूनिट वेक्टर ऑफ परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ठीक है, इसके डायरेक्शन कोसाइंस बताइए जो यूनिट वेक्टर है। तो इसके डायरेक्शन कोसाइंस आप बता सकते हैं इजीली। देखिए, -6/7, या फिर आप इसको ऐसे समझिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मेरी बात को समझिए कि आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद में ये वाला जो वेक्टर है वो क्या है? दिस इज कॉल्ड एन कैप, दिस इज कॉल्ड एन कैप। तो ये ऑलरेडी एक एन कैप है। तो एन कैप है, इसका मतलब ये जो इसके दिए हुए हैं आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट और के का कोफिशिएंट, ये क्या है भैया? ये डीसीज हैं। समझ रहे हैं आप? डीआरस नहीं है ये क्या है? डीसीज हैं। तो हम यहां से डायरेक्टली डीसीज लिख सकते हैं। देखिए, डीसीज डायरेक्शन कोसाइंस आर -6/7, 3/7, 2/7। तो स्टूडेंट्स ये हमारा आंसर हो जाएगा। दीज आर द डीसीज ऑफ द नॉर्मल स्टूडेंट्स। समझ में आया आपके स्टूडेंट्स? चलिए देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। हमें चाहिए डी का वैल्यू, हमें डी का वैल्यू चाहिए। ये कोई प्लेन है स्टूडेंट्स, इस टाइप से ये कोई प्लेन है, और ये है हमारे पास में 3 डायमेंशंस, x है, y है और z है। ये कोई प्लेन है, और इस प्लेन की हमें ओरिजिन से डिस्टेंस यानी कि स्टूडेंट्स हमें चाहिए d, और इसका नॉर्मल है n वेक्टर। ठीक है, इतनी बात आपके समझ में आती है। चलिए थोड़ी सी और बात कर लेते हैं इसके आगे। स्टूडेंट्स बेसिकली हमेशा हमें इस प्लेन का नॉर्मल फॉर्म दिया जाता था, तो हम डी का वैल्यू निकाल लेते थे। ठीक है, लेकिन इस बार क्या कर दिया, हमें कार्टेशियन इक्वेशन दे दी इसकी। ठीक है, एक्स वाई जेड में दे दी। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है नॉर्मल फॉर्म की, आर डॉट एन कैप इज इक्वल टू डी, जहां पर एन कैप क्या होता है स्टूडेंट्स? एन कैप होता है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, यही तो होता है। अब यूनिट वेक्टर किससे बनता है? डीसी से बनता है। ये बात तो क्लियर है आपके दिमाग में?
तीनों चीज़ें क्लियर है कि अगर हमारे पास में ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है तो एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल, एंड यूनिट वेक्टर ऑफ नॉर्मल बनता किससे है, डीसी से बनता है स्टूडेंट्स। अभी हमने इससे पहले क्वेश्चन भी किया। तो स्टूडेंट्स हमारे पास में ये इक्वेशन दी हुई है, मैं क्या करूंगा, इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लूंगा इस स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर। ठीक है, हमारे पास में दिया हुआ है 2x माइनस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है एवरीवन, देखिए ये है हमारे पास में इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मैंने चेक किया स्टूडेंट्स कि x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट -3 और z का कोफिशिएंट 4, इनका जो मैग्नीट्यूड आता है दिस इज नॉट इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या है, दीज आर द डी आर्स। क्या है ये, डी आर्स। तो मैं लिखूंगा इन दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन, दिस इक्वेशन ऑफ प्लेन डी आर्स आर, डी आर्स क्या है 2, -3, 4, यही है स्टूडेंट्स। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ प्लेन इन कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, बताइए आप। अभी भी बताया था Lx प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू डी, ये होती है स्टूडेंट्स स्टैंडर्ड इक्वेशन इन कार्टेशियन फॉर्म। क्या आप इससे कंपेयर कर सकते हैं इसको, मैंने देखा कि यस मैं कंपेयर कर सकता हूं, लेकिन यहां पर 2, 3, 4 है, दीज आर नॉट द डीसीज। तो क्या करूंगा, इसको, इस इक्वेशन को कन्वर्ट करूंगा इस फॉर्म के अंदर। समझ रहे हैं बात को, कैसे कन्वर्ट करूंगा, देखिएगा 2x माइनस 3y प्लस 4z, इस 6 को मैं उस साइड लेकर जाता हूं तो यहां बन जाता है इस तरह से। मैंने देखा कि 2, 3, 4 इनको मुझे डीसीज में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल कर डिवाइड करेंगे। तो स्टूडेंट्स डिवाइड बाय, इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ देखिएगा 2 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 दैट इक्वल टू √29 अंडर रूट। तो हमारे पास में आया √29। तो आप क्या करिए, डिवाइड बाय √29 बोथ साइड्स, और दोनों तरफ डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ आएगा 2/√29x माइनस 3/√29y प्लस 4/√29z इज इक्वल टू 6/√29। स्टूडेंट्स समझ में आया। अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें, अगर आप इस इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमें डी का वैल्यू क्या मिल गया स्टूडेंट्स, ध्यान से देखिए, हमें डी का वैल्यू मिल गया 6/√29। और यही पूछ रहा था कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस फ्रॉम द ओरिजिन। तो ओरिजिन से डिस्टेंस क्या है, डी इज इक्वल टू, तो डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन इक्वल टू डी इक्वल टू 6/√29। समझ में आया स्टूडेंट्स। अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर स्टूडेंट्स पूछ लेता, अगर आपसे इसी क्वेश्चन के अंदर पूछ लेता कि इसके डीसीज बताइए नॉर्मल के, तो डीसीज ऑफ नॉर्मल देखिए आप, डीसीज ऑफ नॉर्मल क्या होंगे स्टूडेंट्स, देखिए ये लिखे हुए 2/√29 -3/√29 4/√29। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे। बस मेरा मकसद यही है कि आप चीज़ों को लिंक करना सीख जाओ कि अगर वेक्टर फॉर्म में दी हुई है तो किस तरह से हम चीज़ों को निकालेंगे, अगर कार्टेशियन इक्वेशन में दी हुई है तो किस तरह से हम चीज़ों को वहाँ से निकाल लेंगे। कैसी भी दी हुई हो इक्वेशन, आप इतने एबल होने चाहिए हो कि मैं कैसे भी निकाल लूँ चीज़ों को। इसलिए क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। एक क्वेश्चन और देखते हैं आपके लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, पहली बात तो ये। और स्टूडेंट्स यहाँ से हमें कॉन्सेप्ट भी मिलने वाला है, इस पर बेस्ड हम पहले भी काम कर चुके हैं स्टूडेंट्स। और अब देखिए आप मेरे साथ में, मैं आपको थोड़ा सा पुराना भी रिवाइज करवाऊंगा इसके साथ में।
स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर के अंदर, मतलब कि पिछले से पिछले जब हम लाइन पढ़ रहे थे, हमने ये सीखा था कि हम लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे निकालते थे, FOP। यहाँ पर हमें कोई पॉइंट दिया हुआ है, ये O है, x1 y1 z1। बच्चों को ये बात पता थी कि यहाँ से यहाँ पर हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना है, तो इसको हम मानते थे x1 y1 z1, ठीक है। फिर हम इस लाइन की इक्वेशन से लैम्डा की फॉर्म के अंदर x1 की वैल्यू निकालते थे, y1 की वैल्यू है हम लैम्डा की फॉर्म में निकालते थे, और z1 की वैल्यू हम लैम्डा की फॉर्म में निकालते थे। समझ में आया स्टूडेंट्स? उसके बाद में हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया और हमें ये कोऑर्डिनेट मिल गया, तो हम PO के dr निकालते थे, PO के drs निकालते थे। अब PO के drs और इस लाइन के drs क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो इसके drs अगर मैं आपको बोलूं A1 B1 और C1 है, इस लाइन के dr अगर A2 B2 C2 है, तो हमने वहां पर कंडीशन लगाई थी क्या, दोनों के परपेंडिकुलर होने की, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस ऑफ C1 C2 इज इक्वल टू 0। ऐसा करने पर हमें लैम्डा का वैल्यू मिल जाता था, और जैसे ही हमें लैम्डा का वैल्यू मिलता था हम यहाँ रख देते थे उठा के x1 y1 और z1 की जगह पर। तो हमें यहाँ पर x1 मिल गया, x2 मिल गया, y1 मिल गया और z1 मिल गया, मतलब कि हमें फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया स्टूडेंट्स। इस तरह का क्वेश्चन हमने किया है पहले। और फुट ऑफ परपेंडिकुलर मिल गया तो क्या आप इन दोनों के बीच की डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते हो? 2 पॉइंट से आप डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो मेन काम क्या था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना। आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन के माध्यम से किसी पॉइंट से प्लेन के ऊपर फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप कैसे फाइंड करेंगे। तो सेम यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर लगाने वाले हैं स्टूडेंट्स, सेम यही कॉन्सेप्ट। चलिए देखिए क्वेश्चन, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, समझिए ध्यान से। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन टू द प्लेन दिस। इस प्लेन के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, किससे, ओरिजिन से, और हमें उस फुट ऑफ परपेंडिकुलर का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है स्टूडेंट्स। तो ध्यान से देखिएगा आप कि क्या कहना चाह रहे हैं। ये हमारे पास में है x एक्सिस, ये है हमारे पास y एक्सिस, और ये है हमारे पास में z एक्सिस। हमारे पास में ये है साहब प्लेन, हमारे पास में ये प्लेन है, और इस प्लेन पर यहाँ ओरिजिन से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जा रहा है, कहाँ से, 0 0 और 0 से, ठीक है। दूसरी बात, जहां पर ये परपेंडिकुलर टकराएगा उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे FOP। नाम दे देता हूं। अब यहां पर इसका नाम तो हम ओरिजिन का O दे देते हैं, और यहां पर हम लोग P दे देते हैं नाम। समझ गए आप? अब देखिए स्टूडेंट्स मैं कैसे फाइंड करूंगा। हम क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, आपको ये बात तो पता ही होगी कि इसके जस्ट परपेंडिकुलर नॉर्मल जाएगा, परपेंडिकुलर नॉर्मल जाएगा। और नॉर्मल की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, देखिए ध्यान से, इससे निकालेंगे, इससे हम लोग नॉर्मल निकालेंगे। क्या होती है स्टैंडर्ड इक्वेशन, वैसे तो सॉल्यूशन देखिएगा स्टूडेंट्स, 2x - 3y + 4z इज इक्वल टू 6। अगर मैं सिर्फ आपसे n वेक्टर की बात करूं, नॉट द n कैप, सिर्फ n वेक्टर की बात करूं, तो ये आएगा 2i कैप -3j कैप +4k कैप। मैं सिर्फ n वेक्टर की बात करूं तो ये आ जाएगा, और d का बात करूं तो d इज इक्वल टू 6 यूनिट्स आ जाएगा स्टूडेंट्स। चलिए, क्या मैं OP के drs निकाल सकता हूं स्टूडेंट्स, drs ऑफ OP स्टूडेंट्स, OP के drs निकालना चाहता हूं OP वेक्टर के, तो कैसे निकलेंगे OP वेक्टर के dr? दीज आर द, पहले मैंने P को अज्यूम कर लेता हूं मैं, जैसा कि हम पहले करते थे x1 y1 और z1। तो चलिए OP के dr निकालते हैं। कैसे निकलेगा स्टूडेंट्स, x1 - 0 तो x1 आ जाएगा, x1 - 0, और इसको मैं मान लेता हूं OP के जो dr है उनको मैं मान लेता हूं स्टूडेंट्स A1, ठीक है। दूसरा कैसे निकलेगा, y1 - 0, इसको मैंने मान लिया B1, और तीसरा जो dr है वो है z1 - 0 दैट इज कॉल्ड C1। तो हमने क्या निकाल लिया, OP के dr निकाल लिया। दूसरी बात स्टूडेंट्स, हम निकालेंगे इस n वेक्टर के dr ऑफ
drs ऑफ n वेक्टर। स्टेप समझते हुए चलना, मैं क्या कर रहा हूं, ओपी के dr निकाल रहा हूं और उसके बाद में मैं n वेक्टर के dr निकाल रहा हूं। ये रहा n वेक्टर। dr क्या क्या है, इनको मैंने माना a2 b2 एंड c2। 2 -3 स्टूडेंट्स और यहाँ पर 4। क्या मेरी बात आपके समझ में आई स्टूडेंट्स? ठीक है, हमने दोनों के डी आर निकाल लिया। मैं ध्यान से देखूं अगर, तो आप देखिए स्टूडेंट्स, क्या नॉर्मल और इस ओपी वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी? क्योंकि ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन पर और ये भी परपेंडिकुलर है प्लेन पर। भैया मेरे पास में एक प्लेन है, उस पर मैंने दो लाइंस इस तरह से खींची कि दोनों ही परपेंडिकुलर है प्लेन पर, तो कैसे हो सकती है? या तो ऐसे हो सकती है, ये वाली भी परपेंडिकुलर और ये वाली भी परपेंडिकुलर, हाँ जी। या मैं ऐसे खींच सकता हूं कि ये वाले परपेंडिकुलर तो दूसरी डायरेक्शन में हो सकती है, ऐसे परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो इससे मुझे एक कंक्लूजन मिल जाएगा स्टूडेंट्स कि दोनों है ना, दोनों लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। समझ रहे हैं आप? दोनों लाइंस क्या होंगी, आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां पर कंडीशन लगेगी स्टूडेंट्स पैरेलल की। ठीक है, तो देखिए n वेक्टर पैरेलल टू ओपी वेक्टर, और पैरेलल की कंडीशन में क्या लगता है स्टूडेंट्स? पैरेलल की कंडीशन होती है रेशो इक्वल होते हैं ऊपर नीचे। देखिए क्या कर रहा हूं, हेंस यहां क्या आया स्टूडेंट्स, x1, यहाँ आया y1 और यहाँ पर आया z1। तो रेशो इक्वल कर रहा हूँ x1/2, y1/-3 एंड z1 दिस इज a1/a2, b1/b2, c1/c2 इज इक्वल टू लैम्डा। कैसे आया ये? फोर पैरेलल वेक्टर्स a1/a2 अपॉन b इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, और इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है स्टूडेंट्स। ये हम पहले वेक्टर्स और 3D में हम लोग सीख चुके हैं। तो क्या ये काम हुआ यहाँ से स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, x1 का वैल्यू निकाला, दिस इज कॉल्ड 2 लैम्डा। यहाँ से मैंने y1 का वैल्यू निकाला -3 लैम्डा, और स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने z1 का वैल्यू निकाला, दैट इज कॉल्ड 4 लैम्डा। क्या आपको फुट ऑफ परपेंडिकुलर का वैल्यू समझ में आया मैंने कैसे निकाला? यहां लिख दिया मैंने 2 लैम्डा कोमा -3 लैम्डा कोमा 4 लैम्डा। ठीक है, इसके आगे की बात करते हैं स्टूडेंट। x1 y1 z1 जो हमने निकाले, ये क्या चीज है स्टूडेंट्स? ये है हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, फुट ऑफ परपेंडिकुलर। समझे मेरी बात को? और इसको हम देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसके आगे की बात करने की हम आपसे कह रहे थे, आप मुझे एक बात बताइए स्टूडेंट्स कि x1 y1 z1 मिला जो कि है फुट ऑफ परपेंडिकुलर, क्या ये पॉइंट x1 y1 z1 इस प्लेन पर कहीं होगा? ऑब्वियसली प्लेन के ऊपर ही होगा ये। तो इसका मतलब ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करेगा। जब कोई पॉइंट, छोटा सिंपल सा देखो, जब कोई पॉइंट किसी लाइन पर होता है x1 y1, तो उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। सिमिलरली अगर कोई पॉइंट प्लेन पर होता है तो उस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो पॉइंट हमारे पास में आया है, ये पॉइंट क्या करेगा, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो मैं बोलूंगा नाउ वी नो दैट this point P x1, y1, z1 satisfy या will satisfy the equation of plane। इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है स्टूडेंट्स? इक्वेशन ऑफ प्लेन हमारे पास में है, कहाँ गया, 2x - 3y प्लस 4z - 6 इज इक्वल टू 0। पुट x1 y1 z1 इन प्लेन इक्वेशन। तो हमने प्लेन इक्वेशन में क्या किया, x1 y1 z1 को पुट कर दिया।
2x1 माइनस 3y1 प्लस 4z1 माइनस 6 इज इक्वल टू 0, या फिर मैं कह सकता हूँ इक्वल टू 6। x1 का वैल्यू है 2 लैम्डा, तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 लैम्डा माइनस 3 मल्टीप्लाई बाय माइनस का 3 लैम्डा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय स्टूडेंट्स 4 लैम्डा इज इक्वल टू 6। यहाँ से 2 टू ज़ा 4 लैम्डा माइनस माइनस प्लस 9 लैम्डा प्लस 16 लैम्डा इज इक्वल टू 6। यहाँ से ऐड किया तो आया 29 इज इक्वल टू 6 स्टूडेंट्स, और यहाँ से मैंने लैम्डा का वैल्यू फाइंड किया तो आया मेरे पास में 6/29 स्टूडेंट्स, 6/29। और ये जो 6/29 आया है इसको हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 क्या है? फुट ऑफ परपेंडिकुलर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो लिखेंगे हम यहाँ पर कि पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। पुट द वैल्यू ऑफ लैम्डा इन इक्वेशन 1। तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 मल्टीप्लाई बाय, देखिए लैम्डा की जगह पर 6/29 रख दूंगा तो मिलेगा 12 अपॉन रूट में, सॉरी रूट में क्यों, 29। ये हमारे पास में आया x का वैल्यू। देखिएगा y का वैल्यू स्टूडेंट्स -3 मल्टीप्लाई बाय y का वैल्यू है 6/29, तो यहाँ मिलेगा स्टूडेंट्स माइनस का 18/29। ठीक है भैया, और z का वैल्यू हमें मिलेगा 4 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा का वैल्यू क्या है 6/29, एट लास्ट 24 डिवाइडेड बाय 29। तो समझ में आया स्टूडेंट्स कि किस तरह से हमने फुट ऑफ परपेंडिकुलर को यहाँ पर फाइंड किया। इसी तरह से आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड करेंगे स्टूडेंट्स। एक बार आंसर मैच कर लेते हैं। यस स्टूडेंट्स, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। अब देखिए मैं आपको एक चीज़ सिखाता हूँ कि कभी भी आपका इस पर बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर आप निकालिए, और अगर आ जाता है तो आप ये कंसेप्ट लगाइए, इस तरह से आप लोग फुट ऑफ परपेंडिकुलर को फाइंड कीजिए। दूसरी बात स्टूडेंट्स कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर हम डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं एक छोटे से फॉर्मूले के थ्रू। चलिए वो फॉर्मूला देखते हैं। नाउ सी स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला सिर्फ और सिर्फ ओरिजिन से डाले गए फुट ऑफ परपेंडिकुलर के लिए ही एप्लीकेबल है, इसको और कहीं ना लगाएं। सबसे पहली बात देखिए क्या कह रहा है कि इफ d इज द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन एंड l m n आर द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द नॉर्मल टू द प्लेन थ्रू द ओरिजिन, देन द फुट ऑफ परपेंडिकुलर इज LD MD और ND। हिंदी वाले देखिए, यदि मूल बिंदु से समतल की दूरी d हो और समतल के अभिलंब की दिक कोजाएं L M N हो, तब लंबपाद LD MD ND होता है। देखिए कैसे यूज है इसका, देखिए कैसे यूज है इसका। आपके पास में प्लेन दिया हुआ था अभी थोड़ी देर पहले, अभी हम क्वेश्चन कर रहे थे। देखिए कैसे डायरेक्टली क्वेश्चन को करता हूं मैं। यह है x, यह है y और यह है z। आपके पास में ये था प्लेन, ये आपके पास में प्लेन है। ठीक है, इस प्लेन की इक्वेशन आपको क्या दी हुई है? 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6। ठीक है, और हमें ये ओरिजिन है 0,0,0। इस 0,0,0 से मुझे फुट ऑफ परपेंडिकुलर यानी कि p को फाइंड करना है, दैट इज कॉल्ड x1 y1 और स्टूडेंट्स z1। ये मैंने मान लिया कि दिस इज p। मेरे पास में प्लेन का इक्वेशन क्या दिया हुआ है? 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 6 इक्वल टू 0। ये मेरे पास में प्लेन का इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, इस 6 को उधर लेकर जाता हूँ। क्यों लेकर जाता हूँ? क्योंकि lx प्लस my प्लस nz इज इक्वल टू डी क्या है? स्टैंडर्ड इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है। तो स्टैंडर्ड इक्वेशन में कन्वर्ट कर लेते हैं। lx माइनस my प्लस nz इज इक्वल टू डी। दोनों तरफ स्टूडेंट्स क्या करेंगे? इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे दोनों तरफ, तो इनका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? √29। तो डिवाइड बाय √29 बोथ साइड्स करिए। 2/√29 माइनस 3/√29 प्लस 4/√29 इज इक्वल टू 6/√29। जैसे ही स्टूडेंट्स मैंने स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट किया इक्वेशन को, मुझे पता लगा कि मेरा L क्या है?
स्टूडेंट्स मेरा एल क्या है, एल है 2/√29 यहाँ से। एम क्या है, ध्यान से देखिए एम क्या है, यही बता देता हूँ आपको। एम क्या है स्टूडेंट्स, माइनस का 3/√29 है, ये मिल गया मुझे एम। मुझे एन क्या मिला यहाँ से, 4/√29, 4/√29 मिला। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। अगली बात देखिए, ये क्या है स्टूडेंट्स, डी है। डी का वैल्यू क्या मिला, 6/√29 मिला। तो हमें यही तो चाहिए। अब हमारे फुट ऑफ परपेंडिकुलर कैसे आएगा, एल डी एम डी एंड एन डी से आ जाएगा। तो चलिए देखिए, फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन x1 y1 z1। x1 का वैल्यू क्या है, एल डी, इसका एम डी और इसका एन डी। स्टूडेंट्स देखिएगा, एल का वैल्यू क्या है, 2/√29, 2/√29। देखिए 2/√29 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू है 6/√29, मल्टीप्लाई करेंगे तो 12/29। दिस इज फर्स्ट फुट ऑफ परपेंडिकुलर x1। सेकंड देखिए, एम डी, एम का वैल्यू है माइनस का 3/√29 मल्टीप्लाई बाय डी का वैल्यू है 6/√29, क्या मिलेगा, माइनस का 18/29 स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए एन डी, एन क्या है, 4/√29 मल्टीप्लाई बाय 6/√29, यह आ जाएगा 24/29। और स्टूडेंट्स यही हमने अभी जस्ट कंसेप्ट से भी निकाला था। ये तो मैंने आपको समझाया इसलिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, बाकी जब आप इसको फटाफट निकालेंगे एल डी एम डी एन डी तो जल्दी से निकल जाएगा। क्या हो गया फुट ऑफ परपेंडिकुलर, एक बार सीरीज में लिख देंगे बस, 24/29। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने ये इतने सारे क्वेश्चन करे हैं, कंसेप्ट को सीखा है। अब आप स्क्रीन पर देखिए कुछ क्वेश्चंस जो आप प्रैक्टिस करेंगे, देखिए स्टूडेंट्स, और क्वेश्चंस के आंसर भी मैं आपको साथ ही साथ दिखा देता हूं। प्लीज़ इनको प्रैक्टिस कीजिए स्टूडेंट्स, क्योंकि जब तक प्रैक्टिस आप नहीं करेंगे तब तक आपको कंसेप्ट समझ में नहीं आएंगे। वेक्टर 3D का एक बहुत बड़ा वेटेज आपको बोर्ड एग्जाम्स में, और आगे जब तक मैथ रहेगी तब तक वेक्टर 3D यूज़ आता है आपके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ प्रैक्टिस कीजिए। कुछ नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट हैंडल्स मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ, 7610802043 पर आप डायरेक्टली कॉलिंग कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज पूछ सकते हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो। ये तो है हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। ठीक है एवरीवन, यह है हमारा व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर। आप इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं ASHISH.Verma.372, ठीक है, @ ये है हमारा इंस्टाग्राम हैंडल। आप फेसबुक पर पेज पर लाइक कर सकते हैं, द लाइन कॉन्सेप्ट। कितने सारे वेज हैं, ये हमारा पेज है /FB। नेक्स्ट हमारा जो पोर्टल है वो है हमारा यूट्यूब पर, आप द लाइन कॉन्सेप्ट जो आप पता ही है, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 हैंडल्स मैंने आपके साथ में शेयर किए हैं, आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं स्टूडेंट्स। ठीक है, बाकी आप देखिए स्क्रीन पर कुछ क्वेश्चंस आपको दिख ही रहे हैं, ये क्वेश्चंस आपको करने हैं स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं आता है तो पूछ सकते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, बाकी बातें आपसे नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए ऑल द बेस्ट एवरीवन।